तो चलो ये चौथा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का किस तरह से अनुवाद किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस समझने के लिए तुमको ये करना है, किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और पूछ रहा है क्या, मतलब ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। सिंपली एक वर्ड में आंसर दिया जा सकता है, क्या तुम खाते हो, या तो इसका जवाब हाँ होगा या तो इसका जवाब ना होगा। क्या इसका जवाब इसके अलावा यस या नो, पॉजिटिव या नेगेटिव के अलावा कोई और इसका हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या तुम खाते हो, इसका जवाब कोई देगा बकरी, इसका कोई जवाब देगा चप्पल, नहीं। इसका या तो जवाब हाँ होगा या तो इसका जवाब ना होगा, सिंपल। तो क्या तुम खाते हो, क्या मैं जाता हूं, तो क्या मैं जाता हूं को कहेगा कि मोबाइल, नहीं। वो कहेगा कि हाँ गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, नहीं कर सकता, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही होगा। तो जहां किसी सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही कहा जाए वो समझ लेना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका शॉर्ट आंसर यस या नो में आ सकता है। क्या तुम खाते हो, देखो इसका किस तरह से है, पहले डू या डज है, फिर सब्जेक्ट प्लस हो गया वर्ब का पहला रूप जो मूल रूप होता है वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट यदि है वाक्य में, जिस तरह से इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है आम, उस तरह से अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जो जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। हिंदी वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा ही और इंग्लिश में भी तुमको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। अगर ये नहीं लगाओगे तो 1 मार्क कर सकता है तुम्हारा एग्जाम। क्या तुम खाते हो, तो क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए या डज होना चाहिए इसमें, यह कैसे पता करेंगे? सेम वही नियम, डू जो है वो वर्ब का पहला रूप होता है, डज जो है वो वर्ब का 5वां रूप होता है। कैसे? जब देखोगे वर्ब फॉर्म्स देखोगे तो सबसे पहले आता है डू, सेकंड रूप में आता है डू के बाद डिड, वर्ब थर्ड में आता है डन, ठीक है, वर्ब फोर्थ में आता है डूइंग और वर्ब 5 में आता है डज। तो यहां से समझ लो ये V1 है, यहां पर लिखे, और V5 में कौन सा है, डज है। तो अगर सेकेंड पर्सन है तो यहां पर तो डज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब तक थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर ना आए तब तक डज होने का कोई सवाल नहीं उठता है। वेरी सिंपल। क्या तुम खाते हो, तो यहां पे क्या होगा, डू। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डू, फिर तुम का क्या होगा, यू, डू यू, खाते हो खाना का क्या होगा, ईट, और क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। कितना सिंपल है देखो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तुम खाते हो, यू ईट। लेकिन अगर पूछा क्या तुम खाते हो तो डू यू ईट। वही अगर पूछता तुम नहीं खाते हो तो यू डू नॉट ईट। सब समझ में आ गया, बहुत इजी है। क्या मैं जाता हूं, इसमें क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, डू ही होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, वेरी सिंपल। अब अंकित के लिए, क्या अंकित आम खाता है, हालांकि आम का सीजन अभी आया नहीं, समय है तो तीन। क्या अंकित आम खाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंकित जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर अंकित बैठा हुआ है फिर भी थर्ड पर्सन कैसे है, क्योंकि इस सेंटेंस का उच्चारण हम कभी भी कर सकते हैं और कभी भी अंकित रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। अरे नाम में लिया गया है जी, नाम तो किसी और का भी अंकित हो सकता है ना। तो जब नाम ही लिया जाए और एक नाम लिया जाए तो एक नाम लिया गया तो पहले ही सिंगुलर नंबर हो गया, और जब नाम ही लिया गया है किसी का तो वो थर्ड पर्सन हो गया। मैं, तुम, हम लोग, तुम लोग, ये हो गया फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए तो वो हो गया कौन सा, थर्ड पर्सन। या कह दिया जाए वह, वे लोग, वे सब, ये कह दिया जाए तो क्या होगा, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जब आ गए तब देखना है सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर यही रहता अंकित और रमन तो सिंगुलर नहीं रहता, तब 2 लोग हो जाते, तब प्लुरल हो जाता। तो क्या अंकित आम खाता है, तो इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, बहुत क्लियर है, डज लगेगा, है ना, डज। फिर आ जाएगा अंकित का नाम, नाम का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल ही लिखना है, डज। सब्जेक्ट हो गया अंकित, है ना, सब्जेक्ट, डू या डज के बाद सब्जेक्ट देना है, तो डज यहाँ पे लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज अंकित। अब क्या है, ईट होगा कि ईट्स होगा, रे ईट होगा ना, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट ही रूप देना है, डज अंकित ईट। अब आम खाता है, क्या हो गया, ए मैंगो। डज अंकित ईट ए मैंगो। समझ में आ गया। तो हमने आज पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से अनुवाद करते हैं। थैंक यू।